आज के लीगल वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा और कुर्की नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा कब जारी की जा सकती है? क्या उद्घोषणा और कुर्की का आदेश साथ साथ जारी किया जा सकता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा से संबंधित है। फरार शब्द दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं है। इसमें एक वाद आया था करतारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फरार शब्द को परिभाषित कर कहा कि फरार शब्द का अर्थ छिप जाना है। जब विधिक प्रक्रिया से बचने के लिए कोई व्यक्ति अपने आवास के बाहर या अपने आवास में ही छिप जाता है तो उसे फरार कहा जाता है। यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या अपने को छुपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो वह उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। उद्घोषणा में फरार व्यक्ति को यह आदेश दिया जाएगा कि वह उसमें बताए गए स्थान और समय पर उपस्थित हो। इसके लिए उसे उद्घोषणा के प्रकाशित होने से 30 दिन के पश्चात होगा। 30 दिन का समय उद्घोषणा के जारी होने के दिन से नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसके प्रकाशित होने के दिन से गिना जाएगा। उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी। इसमें पॉइंट वाइज दिया गया, देख लेते हैं। नंबर 1, जिस गांव या नगर अभियुक्त साधारणतः निवास करता है उसके किसी अच्छी तरह दिखाई देने वाले स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। नंबर 2, उद्घोषणा की एक प्रति अभियुक्त के मकान के या उस गांव या नगर के किसी अच्छी तरह दिखाई देने वाले स्थान पर चस्पा की जाएगी। नंबर 3, उद्घोषणा की एक प्रति न्यायालय में किसी अच्छी तरह दिखाई देने वाले मकान पर चस्पा की जाएगी। नंबर 4, यदि न्यायालय उचित समझे तो उस क्षेत्र में पढ़े जाने वाले किसी समाचार पत्र में उद्घोषणा का आदेश दे सकता है। अगला पॉइंट है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश, जिसे धारा 83 में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अनुसार जिस न्यायालय में फरार व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा जारी की है वह उसकी संपत्ति की कुर्की का भी आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश देने के लिए न्यायालय को कारण लिखने होंगे जिनके आधार पर कुर्की का आदेश जारी करना आवश्यक हो गया है। यह आदेश उद्घोषणा के प्रकाशन के बाद किसी भी समय दिया जा सकता है। न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कुर्की का आदेश उद्घोषणा के प्रकाशन के आदेश के साथ साथ भी दे सकता है। ऐसा आदेश निम्नलिखित परिस्थितियों में दिया जा सकता है। नंबर 1, वह व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का वयन करने वाला है, या नंबर 2, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है। वयन वहाँ किया जाता है जो अचल संपत्ति होती है। जिस संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान अंतरण नहीं किया जा सकता उसके लिए वयन का प्रयोग किया गया है, अर्थात उस अचल संपत्ति का वयन करने से है। और हटाना सबसे तात्पर्य है जिस संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित किया जा सकता है उसके लिए हटाना शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है कुर्की की रीति अर्थात तरीका। फरार व्यक्ति की हर संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। कुर्की करने के लिए संपत्तियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, संपत्ति अर्थात चल संपत्ति। नंबर 2, स्थावर संपत्ति अर्थात अचल संपत्ति। जंगम संपत्ति को भी कुर्की की दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ऋण। यदि उद्घोषित व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को ऋण दिया है और उसे उस व्यक्ति से ऋण के बदले रुपया मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा कि वह उद्घोषित व्यक्ति को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को ऋण न दे, ऋण न चुकाए। नंबर 2 पर है अन्य जंगम संपत्ति। ऐसी जंगम संपत्ति की कुर्की निम्नलिखित 2 प्रकार से होगी। ए पॉइंट है उसको छीनकर या अपने कब्जे में लेकर। बी पॉइंट उसके प्रबंध के लिए प्रापक नियुक्त करके।
अब इसी के अंदर तीसरा पॉइंट आता है पशुधन या नाश होने वाली अन्य संपत्ति। ऐसी संपत्ति के लिए न्यायालय यदि उचित समझे तो कुर्की के बदले उसी समय नीलामी का आदेश दे सकता है। जो रुपया नीलामी से प्राप्त होगा उसे कुर्क कर दिया जाएगा। नंबर 4 पे है स्थावर संपत्ति। स्थावर संपत्ति में यदि भूमि ऐसी है जिस पर राज्य सरकार राजस्व दिया जाता है तो उस जिले के कलेक्ट्रेट के द्वारा कुर्की की जाएगी। अन्य दशाओं में कुर्की इस प्रकार की जाएगी। ए पॉइंट कब्जा लेकर की जाएगी। बी पॉइंट उसके प्रबंध के लिए प्रापक नियुक्त करके की जाएगी। सी पॉइंट यदि फरार व्यक्ति को उस संपत्ति से किराया मिलना हो तो उस यह आदेश देकर की जाएगी कि किराएदार उस व्यक्ति को कोई किराया न दे। अगला पॉइंट आता है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, जिसे धारा 84 में बताया गया है। उद्घोषित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि उसका उस संपत्ति में कोई हित है और वह कुर्क नहीं हो सकती, अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकता है। यह आपत्ति या दावा उस न्यायालय में होगा जिसने कुर्की का आदेश जारी किया था। यदि कुर्की दूसरे जिले में वहां के जिला मजिस्ट्रेट के पृष्ठांकन करने के बाद हुई है तो उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ दावा या आपत्ति पेश की जा सकती है। जिस दिन कुर्की हुई है उसके 6 मास के भीतर ऐसी आपत्ति या दावा पेश किया जा सकता है। 6 माह के बाद आपत्ति नहीं प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी आपत्ति और सब साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत न्यायालय जैसा उचित समझे आदेश पारित कर सकता है। अर्थात यदि वह चाहे तो आपत्ति या दावे को पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर सकता है। यदि आपत्ति या दावा करने वाला न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो निर्णय के 1 वर्ष के भीतर सक्षम न्यायालय में अपने हक को साबित करने के लिए दावा कर सकता है। सिविल न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार कुर्की जारी करने वाला न्यायालय आदेश जारी करेगा। यदि ऐसा कोई दावा पेश नहीं किया जाता है तो कुर्की करने वाला न्यायालय का आदेश अंतिम होगा। इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील का कोई उपबंध नहीं है, किंतु पुनरीक्षण हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।